नमस्कार दोस्तों, IQ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में हम ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे, जो PCS एग्ज़ाम के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। यहाँ आपको 54 महत्वपूर्ण MCQs मिलेंगे, जो महान जनपद काल, शासन प्रणाली और उस समय के प्रमुख शासकों और घटनाओं को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक रोचक और ज्ञानवर्धक यात्रा। प्रश्न है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? प्रश्न एक बार फिर से, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? विकल्प है आपके सामने, मगध, वज्जी, कोसल या अंग। सही उत्तर है डी, अंग। उत्तर डी, उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दीघ निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। प्रश्न एक बार फिर से, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी पंचाल की, कुरु की, चेदी की, अवंती की। सही उत्तर है सी, चेदी की। उत्तर सी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोत्थिवती थी, जिसकी पहचान महाभारत में से की जाती है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। प्रश्न पूछ रहा है, गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद स्थित था? विकल्प है आपके सामने, अवंती, वत्स, अस्सक या कंबोज। सही उत्तर है सी, अस्सक। उत्तर सी, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वर्णित 16 महाजनपदों में अस्सद या अस्मक नर्मदा तथा गोदावरी नदी के मध्य स्थित था, जिसकी राजधानी पैठन या पोतन अथवा पोटली यानी प्राचीन नाम प्रतिष्ठान थी। अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। विकल्प है आपके सामने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या रोहेलखंड में। सही उत्तर है बी, राजस्थान में। उत्तर बी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी कौन सी थी? प्रश्न एक बार फिर से, मगध की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान, वैशाली, गिरिव्रज, चंपा। सही उत्तर है सी, गिरिव्रज। उत्तर सी, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। इस के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था। इसने गिरिव्रज, जो कि राजगृह, को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अज्ञातशत्रु मगध का शासक हुआ। अज्ञातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की।
अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? प्रश्न एक बार फिर से, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? विकल्प है आपके सामने, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या चंपा। सही उत्तर है सी, राजगृह, गिरिव्रज। अगला प्रश्न है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्रश्न एक बार फिर से देखिएगा, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए विकल्प है पाटलिपुत्र, बी विकल्प है वैशाली, सी विकल्प है चंपा और ई लिख गया है इसमें, डी विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राजगृह मगध की प्रथम प्रारंभिक राजधानी थी। बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र, जो कि आधुनिक पटना, स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? प्रश्न एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन सी एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, नहीं रही? विकल्प है ए है गिरिव्रज, बी विकल्प है राजगृह, सी विकल्प है पाटलिपुत्र, डी विकल्प है कौशाम्बी। सही उत्तर है डी, कौशाम्बी। उत्तर डी, गिरिव्रज या राजगृह और पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी, जबकि कौशाम्बी पर वत्स राज्य का शासन था। हर्यक वंश के शासन के दौरान मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। अगला प्रश्न है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? प्रश्न एक बार फिर से, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? विकल्प है आपके सामने, ए वृत्ताकार, बी अर्धचंद्राकार, सी त्रिभुजाकार, डी आयताकार। सही उत्तर है बी, अर्धचंद्राकार। उत्तर बी, प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोंडर के निकट सहित महेत, वर्तमान श्रावस्ती नामक स्थान से की थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? प्रश्न एक बार फिर से, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? विकल्प है आपके सामने, बिंबिसार, बी अज्ञातशत्रु, सी उदयन, डी नागदशक। सही उत्तर है बी अज्ञातशत्रु। उत्तर बी, मगध का शासक अज्ञातशत्रु, जिसका शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व, अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठ गया था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन, कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न, ने कर दी थी। अगला प्रश्न है, अज्ञात शत्रु के वंश का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से, अज्ञात शत्रु के वंश का नाम क्या था? ए विकल्प है मौर्य, बी विकल्प है हर्यक, सी विकल्प है नंद, डी विकल्प है गुप्त। सही उत्तर है बी, हर्यक वंश। अगला प्रश्न है, राजकुमार को अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। विकल्प है आपके सामने, अज्ञातशत्रु, चंडप्रद्योत, प्रसेनजित,
उदयन। सही उत्तर है ए, अज्ञात शत्रु। अगला प्रश्न है, किसने मगध साम्राज्य में वज्जी महासंघ को हराकर आत्मसात किया? प्रश्न एक बार फिर से, किस मगध साम्राज्य में वज्जी गणराज्य को हराकर आत्मसंग आत्मसात किया? विकल्प है आपके सामने, ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी महापद्मनंद, डी अज्ञातशत्रु। सही उत्तर है डी, अज्ञातशत्रु। उत्तर डी, वैशाली वज्जी संघ का एक प्रमुख गणराज्य था। यहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय से ही मगध एवं वज्जी संघ में मनमुटाव था, जो अज्ञातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया। निर्यावली सूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवी गढ़ का प्रधान चेटक था। उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों तथा 18 गणराज्यों काशी और कौशल को एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अज्ञातशत्रु इन सबका विजेता था। अज्ञातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया। पाटलीग्राम में उसने सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री वस्त्रकार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी। फलस्वरूप वे परस्पर लड़ने लगे और उनका संगठन कमजोर हो गया। अंततोगत्वा अज्ञातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित किया और भूभाग मगध साम्राज्य में मिला लिया। अगला प्रश्न है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? प्रश्न एक बार फिर से, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? विकल्प है आपके सामने, ए बिंबिसार के, बी अज्ञातशत्रु के, सी उदयभद्र के, डी शिशुनाग के। सही उत्तर है डी, शिशुनाग के। उत्तर डी, पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती, जो कि मालवा, को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? प्रश्न एक बार फिर से, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? विकल्प है आपके सामने, ए महापद्मनंद, बी धनानंद, सी नंदीवर्धन, डी महानंदिन। सही उत्तर है सी नंदीवर्धन। उत्तर सी, मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्व सर्व सर्वोच्चतांत्रक और अवरोपरशुराम कहा गया है। अगला प्रश्न है, मगध का कौन सा सम्राट अपरोपरम परशुराम के नाम से जाना जाता है? प्रश्न एक बार फिर से, मगध का कौन सा सम्राट अपरो पर परशुराम के नाम से जाना जाता है? विकल्प है आपके सामने, ए बिंदुसार, बी विकल्प है अज्ञातशत्रु, सी विकल्प है कालाशोक, डी विकल्प है महापद्मनंद। सही उत्तर है डी, महापद्मनंद। अगला प्रश्न है, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? प्रश्न एक बार फिर से, वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी किसने बनाया था? विकल्प है आपके सामने, अज्ञातशत्रु ने, बी विकल्प है कालाशोक ने, सी विकल्प है महापद्मनंद ने, डी विकल्प है शिशुनाग ने। सही उत्तर है डी, शिशुनाग ने।
उत्तर डी शिशुनाग। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने अपनी पहली राजधानी राजगृह में रखी थी। बाद में उन्होंने वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में स्थापित किया। शिशुनाग ने मगध साम्राज्य का विस्तार किया और इसे मजबूत बनाया। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? विकल्प विकल्प है आपके सामने, मौर्य, तुंग, गुप्त या कुषाण। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, शुंग, गुप्त या कुषाण। सही उत्तर है ए, मौर्य। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। यह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण कालखंड था जिसमें मौर्य साम्राज्य ने भारत को पहली बार राजनीतिक एकता प्रदान की। अगला प्रश्न है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। प्रश्न एक बार फिर से, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। विकल्प है आपके सामने, ए खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, बी विकल्प है रोमिनदेई स्तंभ अभिलेख, सी विकल्प है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, डी विकल्प है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। सही उत्तर है ए, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। उत्तर ए, कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका हाथी गुफा गुम्फा अभिलेख है। नंदवंशी शासक महापद्मनंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है, अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न एक बार फिर से, निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। विकल्प है नंदवंश, तुंगवंश, मौर्यवंश या हर्यक वंश। चारों को क्रम काल काल के हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है। विकल्प है ए 2 1 4 3, बी विकल्प है 4 1 3 2, सी विकल्प है 3 2 1 4, डी विकल्प है 1 3 4 2। सही उत्तर है बी, 4 1 3 2। उत्तर बी विकल्प में दिए गए राजवंशों का क्रम इस प्रकार है, हर्यक वंश 544 ईस्वी से 412, नंदवंश 344 से 321, मौर्य वंश 321 से 184 ईसा पूर्व और शुंग वंश 184 से 75 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? प्रश्न एक बार फिर से, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? विकल्प है आपके सामने, ए बिम्बिसार, बी चंडप्रद्योत, सी प्रसेनजित, डी उदयन। सही उत्तर है ए, बिम्बिसार। उत्तर ए, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिम्बिसार के दरबार से संबंधित था। बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। ए, विश्व के सभी भागों में ईसवी पूर्व छठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। बी, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। कूट को एक बार फिर से पढ़ते हैं।
विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व छठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। भी वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। इसमें से सही उत्तर कौन सा है? जो कथन दिए हैं वो सही कौन सा कथन है दो में से? विकल्प है आपके सामने। ए, दोनों ए और बी गलत हैं। बी विकल्प है ए और बी दोनों सही हैं। सी विकल्प है ए सही और बी गलत है। और डी विकल्प है ए गलत है और बी सही है। सही उत्तर है बी, ए और बी दोनों सही हैं। कथन ए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व वास्तव में दुनिया भर में धार्मिक और दार्शनिक उथल पुथल का काल था। इस समय में भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जबकि ईरान में जरथुस्ट्र का धार्मिक धर्म और चीन में कन्फ्यूशियस तथा लाओ त्से के दर्शन विकसित हुए। कथन बी, वैदिक धर्म इस समय तक अत्यधिक जटिल और कर्मकांड प्रधान हो चुका था, जिससे समाज के कई वर्ग असंतुष्ट थे। इसने नई धार्मिक धाराओं के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। दोनों कथन सही और परस्पर संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? प्रश्न एक बार फिर से, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ए, गंगा नदी, बी, यमुना नदी, सी, नर्मदा नदी, डी, कृष्णा नदी। सही विकल्प है बी, यमुना। उत्तर बी, कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रिया के नाम से विख्यात थी। समय के साथ नाम संक्षिप्त होकर कालपी हो गया। यह चौथी सदी में राजा वसुदेव द्वारा बसाया गया था। अगला प्रश्न है, सूची एक तथा सूची दो को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अपने को सुमेलित करना है प्राचीन जनपद और उसकी राजधानियों का। जिसमें प्राचीन जनपद के नाम है कुरु, पंचाल, कौशल और वत्स। जिसकी राजधानी इसमें दिखाई गई है साकेत, कौशाम्बी, अहिच्छत्र और इंद्रप्रस्थ। इसमें सही सुमेलित करना है। विकल्प दिया है आपके पास। ए, 1 2 3 4, बी, 4 3 1 2, सी, 3 4 2 1, डी, 4 2 3 1। सही उत्तर है बी, 4 3 1 2। उत्तर बी, सूची एक और सूची दो का सही सुमेलन है गुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाल, अहिच्छत्र, कौशल, साकेत और वत्स, कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब इसमें राजधानी दी है और महाजनपद। वहां पे जनपद दिए थे और उसकी राजधानी दी थी पिछले प्रश्न में, और इस प्रश्न में राजधानी दी है उसमें महाजनपद दिए गए हैं। तो चलिए राजधानी देखते हैं। मत्स्य, कुरु, सूरसेन और अस्मक। में महाजनपद है मथुरा, पोतन, विराटनगर और इंद्रप्रस्थ। विकल्प है 4 2 1 3, बी विकल्प है 3 1 4 2, सी विकल्प है 3 4 1 2 और डी विकल्प है 2 3 4 1। सही उत्तर है सी, 3 4 1 2। उत्तर सी, सूची एक का सूची दो से सही सुमेलन है मत्स्य, विराटनगर, कुरु, इंद्रप्रस्थ, सूरसेन, मथुरा, अश्मक, पोतन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तीन सही दिए हुए हैं, एक सुमेलित नहीं है, उसे चुनना है हमें।
विकल्प है अपने पास, ये देखो, कंबोज, राजपुर हाटक, अश्मक, पोतन पोटिल, सूरसेन, कौशाम्बी, कौशल, अवस्थी। सही उत्तर है सी, सूरसेन कौशाम्बी। उत्तर सी, सही सुमेलन है कंबोज, राजपुर, हाटक, अश्मक, पोतन पोटिल, सूरसेन, मथुरा, कौशल, साकेत या श्रावस्ती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? जो प्राचीन भारत में जो श्रेणी व्यवस्था थी उसके बारे में जो दो कथन दिए होंगे, उसमें से अपने को असत्य कथन को पहचानना है दोस्तों। तो इनमें से असत्य कथन कौन सा है? श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन था। बी, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। सी, श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। डी, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। सही उत्तर है दोस्तों डी, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। सही उत्तर है डी, यह कथन असत्य है क्योंकि श्रेणी व्यवस्था केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं थी, यह प्राचीन भारत के अन्य भागों जैसे दक्षिण भारत में भी प्रचलित थी। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों के संगठन थे जो उत्पादों की गुणवत्ता, कीमत और सदस्यों के आचरण को नियंत्रित करते थे। इस प्रकार के संगठन ने प्राचीन भारत में व्यापार और कारीगरी को संरचित और व्यवस्थित रूप दिया। धन्यवाद दोस्तों, आपका इस क्विज वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपने इसे एंजॉय किया होगा और आपके ज्ञान में भी वृद्धि हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू एंड टेक केयर।